एक ऐसा जासूस कांड जो करता रहा 25 सालों तक इंडिया की जासूसी और खुफिया विभाग को भनक तक भी नहीं लगा। जासूसी भी हुई तो छोटे मोटे विभागों का नहीं बल्कि बड़े बड़े विभागों का, जैसे पीएमओ ऑफिस, प्रेसिडेंट्स हाउस, डिफेंस मिनिस्ट्री। जब श्रीलंका के डेलीगेट ने इंडिया डेलीगेट को सौंपा कुछ कागजात, तो उसे देखकर इंडिया डेलीगेट के पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल बात है 1984 ईस्वी की, जब देश में उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि उसी समय इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिस कारण देश में जगह जगह दंगे फसाद चल रहे थे। उसी समय नई दिल्ली में श्रीलंका और भारत के हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। जब श्रीलंका के डेलीगेट ने सूटकेस से निकालकर एक कागजात इंडियन डेलीगेट को दिया, उसे देखकर इंडियन डेलीगेट को चेहरे पे पसीने आने लगे, क्योंकि वह कागजात रॉ के द्वारा बनाया गया एक रिपोर्ट था जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता था, जिसका मात्र 3 कॉपी बनाया गया था, जिसमें 2 कॉपी रॉ ऑफिसर के हेड कमांड के पास होता था, वहीं 1 कॉपी को पीएमओ ऑफिस भेजा गया। यह देखकर पूरी तरह से चौंक गए इंडिया डेलीगेट और आनन फानन में जांच की शुरुआत की गई। लेकिन चुनावी माहौल होने के कारण यह जांच ठंडे वस्तुओं में चला गया। लेकिन बोला जाता है ना कि गलत काम का अंत एक न एक दिन होता जरूर है। उसी क्रम में जब दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहां एक फोटो कॉपी का दुकान हुआ करता था, वहां एक आईबी ऑफिसर हमेशा बैठा करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ कागजात देखकर चौंक गए, क्योंकि वह कागजात आईबी के द्वारा बनाया गया ही एक रिपोर्ट था, जो वहाँ फोटोकॉपी दुकान में देखने को मिला। तब उन्हें शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब वह आईबी ऑफिसर उस दुकान पे नज़र रखने लगे। तभी उनके हाथ एक टॉप सीक्रेट की कागजात हाथ लगे, जो पीएमओ ऑफिस का दस्तावेज था, जो मात्र 1 घंटा पहले हुई पीएमओ ऑफिस की मीटिंग की पूरी जानकारी थी। तब वह आईबी ऑफिसर अपने उच्च अधिकारियों को यह सारी बात बताते हैं। उसके बाद उन्हें निर्देश मिलता है कि उनका पीछा किया जाए कि वह फोटोकॉपी के दुकान से कागजात कौन से ऑफिस में जाती है। जब उन पे नज़र रखा गया, तब मालूम पड़ा कि वह कागजात फोटोकॉपी के दुकान से एक दफ्तर में जाता है, जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने वाली एक दफ्तर था। तब तो यह बात अपने हाई लेवल ऑफिसर को बताते हैं। उसके बाद जनवरी 1985 में जब उस दफ्तर पे पूरी लश्करों के साथ पुलिस द्वारा रेड किया जाता है, तो उसके साथ 3 अन्य लोगों को भी पकड़ लिया जाता है और पूरी ऑफिस की तलाशी ली जाती है, जिससे पुलिस को सुराग मिलती है। उसके बाद वह 12 अन्य जगहों पर भी रेड मारती है, जहां 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उन सभी से पूछताछ करने पे यह पता चलता है कि इसमें 3 देशों का एम्बेसडर भी शामिल है। पहला फ्रांस का एम्बेसडर, दूसरा चेक स्लोवाकिया का,
तीसरा ईस्ट जर्मनी का। क्योंकि उस समय जर्मनी का 2 भाग हुआ करता था। इस तरह इस जासूसी कांड का अंत होता है। लेकिन रुकिए, अभी तो मेन कैरेक्टर लाया ही नहीं मैंने सामने। मेन कैरेक्टर हमारे देश का ही एक विभीषण था, जिनके नाम में भगवान का नाम आता हो और कर्म शैतान जैसा। वह उस राज्य से आते हैं जहां पूरे भारत में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है उस राज्य का। सही पकड़े आप लोग, केरल। केरल के ही कुमार नारायण, जो आज़ादी के बाद दिल्ली आए थे जॉब के सिलसिले में, और उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉब भी मिल जाती है स्टेनोग्राफर की। उसके बाद नारायण जी चलते हैं अपनी शैतानी दिमाग का तिकड़ा, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का प्रचलन ना के बराबर था, जिस कारण से लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज था। उनमें से एक थे कुमार नारायण। इसी कारण उन्हें वह हर बड़े डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, जो हमारी देश की नीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसी कारण उन्हें उन सभी डिपार्टमेंट में लोगों से अच्छी खासी दोस्ती हो गई, जिसका फ़ायदा वह जासूसी करने में उठाते हैं। जब उनका दोस्ती पुख्ता हो जाता है तो वह अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी SLM मानिकलाल में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद और वह अपने दोस्तों से टॉप सीक्रेट फाइल की कागजात मंगाते हैं और उसकी फ़ोटो कॉपी कर उस देश को बेच दिया जाता था जिस देश के बारे में उसमें जानकारी होती थी, जिससे अच्छी खासी पैसा मिलता था कुमार नारायण को। ऐसी मिस्टीरियस वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।